हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। आज हम फिर से मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कार्बन अगर डिफरेंट चीजों से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि कार्बन का कंबशन होगा या हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट बनता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी में रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन सभी के बारे में। साथ में जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इस चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार रहता है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले कुछ कंपाउंड के बारे में। इन सभी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? जैसा कि देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला नाम आता है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसा कि बताया गया यहाँ पे, कार्बन एंड कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड और कंबशन करने पर ये जनरली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये मैंने आपको पहले बताया है, शुरू से यही समझाया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये दोनों यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जरूर है। जैसे कार्बन है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो जब देखोगे इस तरफ से जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यही है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलता है। ये कंबशन में मैंने आपको बताया है, साथ में इसके लाइट निकलता है। तो हीट और लाइट देता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन को अगर कंबशन कराते हैं हम लोग, जैसे C4H10, ये LPG में पाया जाता है, इसका नाम ब्यूटेन है, और इसका कंबशन कराया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बट यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी देता है, साथ में देता है हीट एंड साथ में देगा लाइट। तो ये मिलता है। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो ये यहाँ पे 4, इस तरफ में 5 और इस तरफ में अगर देखें तो ये 13/2। तो इस तरह करके ये बैलेंस भी हो गया। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो यहाँ पे देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, हीट देगा, लाइट देगा, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। मतलब कि 1 ग्राम अगर हम ले लें LPG का तो वो 50 किलो जूल तक हीट एनर्जी दे सकता है। तो सोच सकते हो आप कि कितना ज्यादा हीट एनर्जी देता है LPG, और हम लोग कितना हीट एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बात हो रहा है ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर जैसे ही बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है एल्कीन एंड एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, CnH2n ये है एल्कीन, जिसमें कि कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होगा ही होगा। सबके बीच में नहीं, कम से कम एक के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एंड एल्काइन CnH2n-2 ये एल्काइन होता है, और इसके बीच में मैंने बताया है कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, है ना।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और किसी हाइड्रोजन से या हैलोजन से या वाटर से किसी से ये रिएक्ट कर जाता है तो वो कोई सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है और इसी चीज को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, बात करते हैं C2H4 की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, अगर इसका रिएक्शन होता है सपोज करो हाइड्रोजन से, तो यहां पर हाइड्रोजन से जैसे ही रिएक्ट करेगा ये क्या होगा, यहां पर जो है यहां पर डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वो जल्दी टूट जाता है, तो क्या होगा यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां पर डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूटता है ना, दो सिग्मा बॉन्ड इस पर ऐड हो जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूटा है, इसलिए दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड आता है। तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होके एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यही है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन एल्काइन में भी होता है। एल्काइन का एक रिएक्शन मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां पे अगर बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, तो ये अगर हाइड्रोजन से पहली बार रिएक्ट करेगा तो उसी तरह सेम यहां पर क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड है और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन एक एक करके, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे दूसरे हाइड्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये रिएक्शन यहां पर ही रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगा। फिर से H2 के प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पर एक फिर से देखोगे एक पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक करता है। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा अब इसके बीच में डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि देख रहे हो कि ये पहले से ऐसा स्ट्रक्चर था, तो दोनों के बीच में एक एक और बॉन्ड आ जाएगा। फिर से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इस पर, एक एटम इस पर, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जब इसी चीज को आप देखोगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, ये निकेल के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट है, निकेल के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन करता है। ये भी निकेल के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा, निकेल के बिना ये रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि निकेल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट इसको नहीं मिलता है तो ये वर्क रुक जाता है, ये रिएक्शन नहीं होगा। एक और बात बता दें कि अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, अगर उसमें कोई हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी हाइड्रोजन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर से हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, तो उस चीज को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट में करके लिखाया है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस तरह से वनस्पति घी भी निकाला जाता है। एक्चुअली जो वेजिटेबल ऑयल रहता है, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड रहता है। वेजिटेबल ऑयल जो रहता है वो अनसैचुरेटेड रहता है, और अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को कैसे सैचुरेटेड बनाया जा सकता है, तो सेम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवा के, हाइड्रोजन जैसे ही इसमें होता है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाता है।
सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाता है, ये घी में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो देखो क्वेश्चन है, इफ अ मॉलिक्यूल्स Y contain 2 carbon-carbon double bond, then how many moles of H2 are required for the complete hydrogenation of 1 mole of Y? कोई Y है जिसमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा करके कोई बॉन्ड बना लेता हूं। यहां पर एक ऐसा बॉन्ड दिख रहा है, फिर एक कार्बन देखो यहां पर भी ऐसा बॉन्ड दिख रहा है ना। यहां पर देखो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां पर भी और स्ट्रक्चर कैसा दिखाया गया, पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने भी स्ट्रक्चर वही दिखाया है, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह करके जब ये देखोगे, ये पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया और ये एक और पार्ट हो गया। तो इस तरह करके अब जिसको जितना हाइड्रोजन सेटिस्फाई के लिए चाहिए आप उसको बांट सकते हैं। तो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो इसको एक हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक ही जाएगा, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन जाएगा, और इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन जाएगा। तो देख सकते हो कि कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 2 3 4, कार्बन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, C4H4। अगर ऐसा एग्जांपल ले तो क्या होगा, यहां पर अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा, देखो कितना मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहां पर इस चीज को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, बाकी सिग्मा बॉन्ड है, और हर जगह पर क्या प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहां पर अपने आप इस पे आ जाएगा। CH ये बॉन्ड खाली है, ये CH4 में ये इधर दोनों बॉन्ड खाली है, ये C4H4 लेंगे तो दोनों बॉन्ड खाली रहना चाहिए। अगर ये कार्बन है तो, और कार्बन और दूसरे कार्बन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटता है यहाँ पर दोनों पर एक एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर H है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, इस ये जो बॉन्ड खाली है इधर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, ये भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा, H2 का कितना मॉलिक्यूल जुड़ा, यहाँ पर 1। और जब फिर से इसको फिर से ये एक और स्टेप में अगर ले जाएं तो यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जैसे ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड जैसे ही बनेगा, देखो एक यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो H2 का 2 मोल्स हम लोग को लेना पड़ेगा जिससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। H2 का 2 मोल्स ऐसा चाहिए। आपको मैंने बताया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये और एक सपोज करो एक यहीं पर एक दूसरा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल चाहिए। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरफ में, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरफ में, तो टोटल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Y, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल, यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जैसे कि आप फुटबॉल के मैच में देखे होंगे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, मतलब कोई प्लेयर अगर थक जाए
तो या चोट लग जाए तो उसके बदले में कोई सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आता है जो कि उसके आगे कोई मैच को कंप्लीट करता है। या फिर आपने क्रिकेट में भी देखा होगा सब्स्टिट्यूट प्लेयर, कभी कभी किसी क्रिकेटर को अगर चोट लग जाए बॉल पकड़ने के क्रम में या फिर किसी भी चीज में, तो वहां पर उसकी जगह पर फील्ड करने के लिए कोई दूसरा प्लेयर आ सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, अगर कोई किसी हाइड्रोकार्बन के साथ पहले से प्रेजेंट है और उसके प्रेजेंस को दिखाने के लिए कोई दूसरा एटम आ जाए, है ना, पहले से कोई एटम प्रेजेंट है किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा एटम, कोई भी एटम अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है, द रिएक्शन इन विच वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम, ओके, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4, सिंपल सा लेते हैं CH4, इसका रिएक्शन अगर क्लोरीन से हो जाए, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये CH3Cl प्लस HCl बनेगा। रीजन क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म ये है, सिंपल सा चीज है, कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है और साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर से ये ब्रेक होता है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है। यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो ये आपस में जुड़ जाता है और CH3Cl बनाता है और ये H और Cl जुड़कर HCl बनाता है। लेकिन ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होता या यहां पर रुकता नहीं है, ये रिएक्शन कंटिन्यू आगे भी होता है। अब ये CH3Cl वापस से रिएक्शन करता है Cl2 से और इस बार सेम फिर से एक हाइड्रोजन कमेगा और हाइड्रोजन को फुलफिल करने के लिए एक और क्लोरीन आ जाएगा। और इस बार देखो, पहले हाइड्रोजन 3 था, अब हाइड्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहां पे 4 है, 4 से 3 हुआ तो इसके एक बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए कौन आया, क्लोरीन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से एक कमा और क्लोरीन को देखोगे यहां से 1 है और यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन फिर से बढ़ गया। ये रिएक्शन फिर भी नहीं रुकेगा, ये आपस में फिर से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, फिर से क्लोरीन से करेगा और इस बार एक हाइड्रोजन और कमेगा और क्लोरीन एक और बढ़ जाएगा। तो इस बार रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। फिर रिएक्शन नहीं रुकेगा, CHCl3 ये रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन से और ये आपस में रिएक्ट करके इस बार क्या करेगा, कंप्लीटली हाइड्रोजन को हटा देगा और HCl बना लेगा। तो इस यहां पर जब देखोगे ये यहां पर हाइड्रोजन 4 है और इस तरफ में देखोगे तो यहां पे क्लोरीन 4 है। तो हाइड्रोजन के सारे एटम्स को कौन रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन। तो इसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। हाइड्रोजन के प्लेस पर कौन काम करने लगा, क्लोरीन, तो ये सब्स्टिट्यूट है और इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इफेक्टिव है। अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो जाए तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर ऐसा हो तब क्या होगा, तो वैसे ही ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज तो हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होगा लेकिन वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम की। तो कैसे बना कोल या कैसे बन गया पेट्रोलियम, तो कोल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोल के बारे में जानते हैं। तो कोल इज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, किसी भी डेड एनिमल या किसी भी डेड बॉडी का जो सड़ा हुआ पदार्थ होता है, सड़ने के बाद जो बनाएगा, जिसको एग्जैक्ट वर्ड बोले तो जीवाश्म,
मरने के बाद जो उसका अवशेष बच जाता है, उसका जो रिमेन्स बच जाता है, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। कभी भी पुराने जमाने में अर्थक्वेक या वॉल्केनो आया होगा तो उसके नीचे फॉसिल्स होगा। फॉसिल्स मतलब कि जमीन में हम लोग का बहुत सारा लिविंग बींग्स का डेड बॉडी चला गया होगा, मर के चला गया होगा। वो कब कितने साल पहले हुआ होगा, तो वो 300 मिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा। और जब वो उसको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलना शुरू हो गया अर्थ में और वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं था, तो वो फॉसिल फ्यूल जो था वो कन्वर्ट हो गया कोल में। और ये स्लो केमिकल प्रोसेस है और ये कंजर्वेशन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये क्या मतलब है कि अब एक्चुअली होता क्या है वो इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि बहुत साल पहले जंगल हुआ होगा। ये जंगल की तरह समझो, ये जंगल है। जंगल में क्या हुआ होगा, वॉल्केनो वगैरह, वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा या अर्थक्वेक आया होगा या वॉल्केनो, इस पर जब वॉल्केनो आया होगा, अगर वॉल्केनो इस पे आया होगा या अर्थक्वेक आया होगा तो हुआ क्या होगा, ये सारा का सारा पार्ट जमीन के अंदर में चला गया होगा और इसके ऊपर वॉल्केनो का लावा वगैरह होगा। यहां पर लावा वगैरह इस पे इस पूरे जंगल पर पड़ा होगा और ये जंगल पूरा अर्थ के नीचे चला गया होगा। अर्थ के नीचे जब चला गया और टाइम बीतते गया तो ये अर्थ के नीचे जा जाके यहाँ पे इस पार्ट में देखोगे टाइम के साथ वो पीट में कन्वर्ट हो गया। जितना जमीन के अंदर गया वो पीट में कन्वर्ट हो गया और इसका लेयर भी पहले क्या है, बहुत ज्यादा मोटा है। वो पीट में ऑलमोस्ट 30% तक ही कार्बन रहता है, 30 to 35% तक कार्बन परसेंट रहता है इस पीट में। बट जैसे ही जैसे टाइम बीतते जाता है इसका जो होता है, इसके अंदर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो भी निकल जाता है, ये पूरा ड्राई हो जाता है। इसका हीट प्रेशर बढ़ते गया, हीट भी बढ़ रहा है, टाइम ये भी बीत रहा है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा बीत रहा है। प्रेशर अभी क्या है कि अभी जस्ट इसके ऊपर जंगल के ऊपर लावा है सिर्फ, लेकिन लावा जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा उसके ऊपर ठंडा हवा चलेगा, बहुत सारा रॉक्स होगा, बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा सॉइल पार्टिकल्स होगा। तो क्या होगा, एक लेयर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, दबते जाएगा, है ना। अभी पहले सपोज करो कि किसी के ऊपर, अगर डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई स्पॉन्ज होगा आपके घर में तो स्पॉन्ज पे थोड़ा सा दबाना तो थोड़ा सा दबेगा, अगर बहुत जोर से उसको दबाएंगे तो वो ज्यादा दबेगा। रीजन क्या है कि उसका फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, इसी वजह से वो ऐसा हुआ। तो यहां भी कुछ ऐसा है कि जब उसके ऊपर कोई वेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसका जो लेयर था वो पहले ज्यादा मोटा था, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये कितना है, ये मोटाई ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बीतते गया इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स, रॉक, मिनरल्स, बहुत सारा चीज आते गया और इसका वाटर वेपर निकलते गया, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज होते गया, है ना। लेयर इसका जितना ज्यादा हो गया तो उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा और हीट तो बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे हीट बढ़ने लगा तो ये कन्वर्ट होना शुरू हुआ। कन्वर्ट किस में हो गया, तो कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। लिग्नाइट में ऑलमोस्ट 45% कार्बन होता है लिग्नाइट में, और फिर धीरे धीरे और टाइम बीतते गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिटुमिनस में। बिटुमिनस में 65% तक कोल रहता है, यहाँ पर 65% तक कोल रहता है। और लास्टली ये जब बहुत सारा 3 मिलियन ईयर बीत जाता है तो लास्टली कोल बनता है और वो टॉप क्वालिटी का कोल बनता है जिसका नाम होता है एंथ्रासाइट। ये टॉप क्वालिटी का कोल बनता है जिसका नाम होता है एंथ्रासाइट। ये कोल में जो है ना ऑलमोस्ट
इस कोल में 95% तक कार्बन रहता है। 95% कार्बन का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन है, और ये जलेगा जब ना, ये कार्बन अगर जलता है तो वो लॉट्स ऑफ हीट देगा, लॉट्स ऑफ हीट देगा, ये रीजन है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ईयर बीत जाने पर ही बनता है, ऐसे ही ये नहीं बनता है। तो ये टाइम पीरियड के साथ बनता है। और ये जो अब देखो ये किस चीज से बना, तो ये प्लांट के डेड बॉडी से बना। तो प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये जो प्लांट्स का वुड होगा या ट्री का वुड होगा, वो वुड कंजर्व होके कोल में, अगर वो वुड है, अगर सूखा हुआ वुड है तो आप उसको जला सकते हो, है ना। बट वो धीरे 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 300 मिलियन ईयर के बाद वो कंजर्व होके रहा और किसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में। तो उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन से जाना जाता है, इसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये स्लो प्रोसेस है तो इसी वजह से इस जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स के फॉर्म में आता है, क्योंकि एक बार जब हम इसका यूज कर लें तो दोबारा इसका यूज करना मुश्किल है। आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, और एक बार यूज होने के बाद ना ये खत्म हो जाता है और हजारों साल लग जाता है इसको बनने में। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहलाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम से बात करने से पहले हम लोग देख रहते हैं एक और कोल के बारे में, थोड़ा सा कोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है कोल। ये कोल 4 तरह का होता है। सबसे पहला हो गया पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। पीट, फिर होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड कोल, एंथ्रासाइड जिसको बोलते हैं। पीट में जैसा कि मैंने आपको बताया 30% तक कार्बन प्रेजेंट रहता है, 30 to 35%। लिग्नाइट में 40 to 45% तक कार्बन रहता है। इसका यूज पावर प्लांट में भी किया जाता है। बिटुमिनस में 65% तक कार्बन रहता है, और इसका भी यूज पावर प्लांट में किया जाता है। पावर प्लांट में जो मिक्सचर होता है वो भेजा जाता है बिटुमिनस और लिग्नाइट का। और एंथ्रासाइड जो होता है टॉप क्वालिटी होता है, 90 to 95% तक इसमें कार्बन रहता है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, बेस्ट क्वालिटी, ये अच्छा क्वालिटी होता है कार्बन का। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसका यूज भी बहुत जगह, बहुत इंडस्ट्री में किया है। खास करके जब किसी का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, किसी मेटल वगैरह का, तो यहाँ पे एंथ्रासाइड कोल का ही यूज किया जाता है। तो ये है कोल का 4 टाइप्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम के लिए चलो बताता हूँ। पेट्रोलियम के लिए भी सेम वही 300 से 400 मिलियन ईयर पहले हुआ होगा, 300 to 400 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ होगा कि ये सी में या वाटर जहां पर होगा वहां पर डेड बॉडी एक्वेटिक एनिमल सब मर के जमीन के बॉटम पर गया होगा, और उसके बाद उस पर सैंड पार्टिकल्स का लेयर बन गया होगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका लेयर, हीट, प्रेशर बढ़ते गया होगा, और वो कन्वर्ट हो गया ऑयल में, है ना, जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे जैसा कि फिगर के थ्रू मैंने दिखाया होगा, 300 से 400 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ होगा, जमीन पर बहुत फिश या एक्वाटिक एनिमल जैसे सी हॉर्स है, व्हेल है, या कोई भी तरह का एक्वाटिक एनिमल है, वो आकर इस जमीन पर गिरा होगा। ओके और धीरे धीरे एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल डाई एंड आर बरीड ऑन द ओशन फ्लोर बाय लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट्स। उसके बाद धीरे धीरे इस पर एक लेयर बन गया होगा। जैसे आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये सारा डेड बॉडी सब इसके ऊपर चला गया है और इस पर लेयर बना जा रहा है, लेयर पे लेयर बने जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका प्रेशर जो हो रहा है वो बढ़ जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है।
और साथ में हीट भी इंक्रीज कर जा रहा है, ये दोनों इंक्रीज कर जा रहा है। लेयर ऑफ सेडिमेंट आर डिपॉजिट अबव द प्रेशर एंड हीट कॉजेज कंप्रेशन ऑफ द रिमेन्स। इसके वजह से रिमेन्स क्या हो रहा है, डेड बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है और ये धीरे धीरे अभी प्रेजेंट टाइम में 300-400 मिलियन ईयर पहले ऐसा हुआ होगा और अभी प्रेजेंट टाइम में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ब्लैक लाइन से आपको दिखाया गया है वो कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम में। तो ये हो गया पेट्रोलियम, जिसको हम लोग आज इसको किसी भी पोल के थ्रू या जैसे देखे होंगे मुंबई हाई, आप सर्च कर सकते हो मुंबई हाई में कैसे निकाला जाता है। वो एक्चुअली समुद्र पर ही एक बनाया गया है, एक स्टेज बनाया गया है जिससे कि पेट्रोल को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। वहां पर ऐसा हुआ होगा और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पाइप के थ्रू इस चीज को, पेट्रोलियम को यहां से निकालते हैं और उसको प्यूरिफाई करके इससे भी बहुत सारा चीज बनता है, वैक्स बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, पेट्रोल, डीजल, पेंट, ऐसा बहुत सारा चीज बनता है यहाँ से और यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ पार्ट जो होता है ना वो गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है और जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है नेचुरल गैस के फॉर्म में आता है। और पेट्रोलियम वर्ड जो है ना वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जैसा कि मैं बात करूं, पेट्रो मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो इसका दूसरा नाम रॉक ऑयल भी होता है। रॉक ऑयल इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली जो वाटर है ना इसका डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर का, और ये जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, इसका डेंसिटी कम होता है। तो ये जो रॉक के थ्रू ये धीरे धीरे ऊपर आने का कोशिश करता है रॉक्स के थ्रू, ठीक है। जब वो धीरे धीरे लेयर पे आ जाता है, ऐसा नहीं लैंड लेयर पे नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वाटर लेयर पे जरूर ही आ जाता है, ठीक है, वाटर सरफेस पे ये आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तेल वगैरह है और हम लोग उसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया है, पेट्रो और ओलियम को ऐड करके। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर में, पेट्रोलियम से बहुत तरह का चीज बनाया जाता है और पेट्रोलियम बहुत आजकल के यूज में आता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारा है, वैक्स, पेंट, केरोसिन। तो ऐसा बहुत सारा चीज बनाया जाता है पेट्रोलियम से और इसका बहुत सारा यूजेस है। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।